2020 में जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश का तानाशाह थाली बजवा रहा था, ताली बजवा रहा था, दीपावली मनवा रहा था। दुनिया कोविड का टीका खोज रही थी। यह अलग बात है कि यहां जिन वैज्ञानिकों ने टीका खोजा उनका भी क्रेडिट वो लोग ले रहे हैं जिनकी अपनी डिग्री ही फेक है। डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां लिए थे, 4 पीएचडी किए थे, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान सभा के सामने कोई दूसरा नहीं था। इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं, कोई एहसान नहीं किया था डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए। उनसे ज्यादा काबिल तो वहां दूसरा कोई था ही नहीं। इसलिए उन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए उसी संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा है, 51A। और 51A कहता है कि यह मुल्क जब नया मुल्क बनेगा तो अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और आज आपके टीवी पर बैठकर कुछ बाबा किस्मत बता रहे हैं। आप लोग को पता है कि नहीं? मैं देखिए उत्तर भारत से आ रहा हूं, हमारे यहां बड़े बड़े बाबा हैं। महाराष्ट्र की जमीन तो वैसे ही सामाजिक आंदोलनों की जमीन। मिसाल के तौर पर हमारे यहां एक मध्य प्रदेश में बाबा है, उसने एक कथा में कहा कि जिस दिन आपका बच्चा एग्जाम देने जाए तो बेल पत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा देना, आपका बेटा पास हो जाएगा। खबर छपी अखबार में, उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। कौन से भारत में हम रह रहे हैं? कुछ दिन पहले दिखाया गया टीवी पर कि एक बाबा आपके बताने से पहले किस्मत आपके लिख दे रहा है, आपकी समस्या लिख दे रहा, और टीवी वाले बैठ करके कह रहे हैं कि चमत्कार हो गया। टीवी पर बैठकर चमत्कार की बात कर रहे हैं। वो टीवी जो सैटेलाइट से चलती है, जो विज्ञान की खोज है, और उस पर बैठकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के लोगों, मुझे जहां तक याद है, पुराने लोग बैठे हुए हैं, 1990 और 2000 के बीच एक बार गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। आज क्या वो मूर्तियां अब नहीं दूध पीती? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं जानता हूं कि मुझे जहां जाना है वहां मेरे ऊपर इतने मुकदमे हो सकते हैं, और कुछ तो हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि मुकदमे और जेल से, धमकी और हत्या से, गोंडीबा को हत्या करने के लिए ज्योतिबा फूले के घर भेजा गया था। ज्योतिबा फूले ने उनको बुलाकर पूछा जागने के बाद कि तुम मेरी हत्या करने क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा कि अगर मैं आपकी हत्या कर लूंगा तो मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे। ज्योतिबा फूले खड़े हो गए, कहे अच्छा इसका मतलब बहुत लाचार हो, तुम्हें अगर इससे इतना पैसा मिल जाएगा तो लो मेरी हत्या कर लो। वो आदमी वहीं अस्त्र शस्त्र रख देता है और उनका सबसे प्रिय शिष्य बन जाता है। तो हत्या करने की कोशिश तो उनकी भी की गई, जेल मुकदमे, और भारत में आजादी के बाद अंग्रेजों के साथ जोड़ करके सबसे ज्यादा अपमान जिन लोगों को बौद्धिक लोगों ने किया। मैं जिस दिल्ली से बैठ के आया हूं वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिल वाले लोग रहते हैं। वहां आज भी अंबेडकर की तस्वीरें किन लोगों के घरों में हैं, यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर क्या सबके नायक बन पाए क्या? मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कि 14 अप्रैल को जयंती मनाने वाले संगठन पता लगा लीजिए कि कौन कौन से थे। वो सारे संगठन SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन थे, या तो सरकारी कर्मचारी मजबूरी मनाते हैं। हमने कबूल नहीं किया अंबेडकर को आज भी। उनके पुरखों को जबकि मौका मिला था तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी जिसमें इंसान को इंसान से बांट दिया। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने अपने पुरखों पर किए गए अत्याचार का बदला नहीं लिया, संविधान में सबको बराबर की जगह दे दी। एक वोट एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक वोट की एक कीमत होगी। और फिर भी उन्हें अपनाने में आज भी ये भारत के लोग दिल बड़ा नहीं कर पाए। और दावे से कहता हूं कि आप अकेले में बैठकर अपने किसी भी ऐसे मित्र से जिसके जहन में मनुस्मृति है, उससे पूछेगा कि अंबेडकर का मतलब क्या है, वो आपको समझाएगा। बहुत बुरे वक्त में हम जा रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है कि वो ताकतें जो इसे नागपुर से निकल करके ये बात देश को समझा रही हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, कल एक दिन ऐसा आएगा कि अंबेडकर को भी अवतार बना देंगे। क्योंकि देखो अब अंबेडकर फूले पेरियार को मिटा तो नहीं सकते, इसलिए अप्रोप्रिएट कर लेंगे, मूर्ति लगाएंगे वो, और आपका वोट लेके जाएंगे आपकी जाति के लोगों को आगे करके।
आखिरी में कुछ बातें बस कह करके मैं एक बात कह के जा रहा हूं, सच कहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने वक्त का सच कहने का जोखिम उठाया था। भले ही वो गोलमेज सम्मेलन हो, भले ही यहां की कोई सम्मेलन हो, आमने सामने बैठ करके साफ तौर पे कहते थे कि आप जो लड़ाई लड़ रहे वो हमारे लोगों की मुक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। और इसलिए आज हमें अगर अंबेडकर की बात करनी है तो हमें अपने वक्त का सच कहना होगा कि आज का राजा जालिम है, तानाशाह है। एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा बहुत तानाशाह था। वो उसके डर से उसके राज्य में कोई नहीं बोलता था, और उसके जितने दरबारी थे वो चापलूस थे। राजा कुछ भी कहे सब जी हां जी हां। वो जैसे एक किस्सा है ना अकबर बिरबल का, कि बिरबल को बुलाकर अकबर ने कहा कि बैगन बड़ा भला है, तो बिरबल ने कहा हां सरकार, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद स्विंग हुआ मूड, अकबर बुला के बिरबल से कहते हैं बिरबल बैगन बड़ा बुरा है। बिरबल तुरंत छूटते ही बोला बिल्कुल सरकार, बेगुन नाम पड़ा है। अकबर ने बिरबल से कहा बिरबल तुम्हारा कोई अपना स्टैंड है कि नहीं? मैं कह रहा हूं भला है तो तू कह रहा है भला है, मैं कह रहा हूं बुरा है तो तू उसको भी कह रहा है बुरा है। बिरबल पलट के बोलता है सरकार मैं बैगन की नौकरी थोड़ी ही करता हूं। चापलूसी का यह आलम होता है। और उस कहानी को मैं आज के दौर में जरूर कहना चाहता हूं कि उस राजा के आतंक से चापलूस दरबारी कुछ नहीं बोलते थे और पूरे दरबार में लोग उसकी वाहवाही करते थे। एक बार एक व्यापारी आया, उसने कहा कि सरकार एक ये मैं कारीगर लेके आया हूं, ये एक ऐसा कपड़ा सोने और चांदी की तार से बनाता है कि वो उसे ही दिखता है जो दिल से ईमानदार हो और सच्चा हो। राजा ने कहा ये कपड़ा मैं पहनूंगा, तुम बनवाओ। महीनों की तैयारियां हुई, कपड़ा बनना शुरू हुआ, पूरे राज्य में चर्चा हो गई। राजा के लिए एक ऐसा कपड़ा बनाया जा रहा है जो उसे ही दिखाई देगा जो दिल से ईमानदार और सच्चा होगा। राजा भी उत्सुक था, बीच बीच में जाके कहता था देखो कपड़ा कितना तैयार हुआ। कारीगर बोलता था बहुत मेहनत से बन रहा है, रुकिए थोड़ा और वक्त लगेगा। कुछ दिन बाद कपड़ा तैयार हुआ, राजा वो कपड़ा पहना और पूरे शहर में घूमने निकल गया। सारे लोग जाकर कहते थे कि राजा का कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, राजा का कपड़ा कितना प्यारा है, राजा का इतना शानदार कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन असल में वो कोई कपड़ा ही नहीं था, वो अदृश्य कपड़ा था। और पूरे राज्य में राजा ऐसे ही घूमते चला गया, क्योंकि राज्य को ही उसने चापलूसों का अड्डा बना रखा था। वो तानाशाह जिसके खिलाफ कोई सच नहीं बोल सकता था, अपने राज्य के दरबार के आखिरी छोर पर पहुंचता है। एक छोटा सा बच्चा उस राजा को देखकर चीख पड़ता है, ये राजा तो नंगा जा रहा है। वो अकेला बच्चा सच बोला, क्योंकि बाकी लोग या तो चापलूस बन गए थे या उसके जुल्म से तानाशाह से डर गए थे। और राजा नंगा है ये बात कहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। डॉक्टर अंबेडकर आज अगर होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? मेरे लिए अंबेडकर को याद करने का अर्थ यहां से, आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस देश के सरकारी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे खड़े होते। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो कोविड के समय जो 3 कानून पास हुए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद किसानों के 3 कानून और श्रमिकों के 3 कानून, इस देश के ट्रेड यूनियन को तो बर्बाद कर दिया गया। श्रमिक अपना कानून नहीं बचा पाए भाई इस देश में। आज अगर श्रमिक 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो व्यापारी के पास ये मौका है कि वो उन श्रमिकों को नौकरी से निकाल सकता है। आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। और एक जमाने में इसी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन बड़ी बड़ी सरकारों के तख्ते पलट देते थे। ट्रेड यूनियन खत्म हो गया और ट्रेड यूनियन की वकालत करने वाले फूले और अंबेडकर दोनों थे। क्या ये अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कोविड की आड़ में श्रमिक कानूनों में संशोधन हुआ है, कोविड की आड़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदल दी गई है और कोविड की आड़ में 3 कृषक कानून पास कर दिए गए। एक ऐसा डॉक्टर इस देश में बैठा हुआ है
जो मरीज को केवल भाषण पिला रहा है कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। किसानों, ये कानून तुम्हारे हित में हम लाए हैं। विद्यार्थी और शिक्षकों, नई शिक्षा नीति तुम्हारे हित में हम ले आए हैं। और तमाम लोग, ये शिक्षा नीति हम तुम्हारे मजदूरों के हित में ले आए। यानी जिसका फायदा किया जा रहा है उसी को समझाया जा रहा है कि भले तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मैं भाषण और हर रविवार मन की बात सुना रहा हूं, इससे तुम महसूस करो कि तुम बीमारी से ठीक हो रहे हो और आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को याद करना मेरे लिए ऐसे व्यक्ति को याद करना है जिसने इस मुल्क में आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था। कबीर साहब ने लिखा है, कबीरा कहे ये जग अंधा। किसके लिए कहा था? हम पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं साथियों, आज की डेट में जिसके हाथ में कलम नहीं, किताब नहीं, दिन भर 90% असंगठित क्षेत्र के लोग जो दिन भर अगर मेहनत न करें तो शाम को उनके घर चूल्हा नहीं जलता, उनको अंबेडकर का पढ़ने का मौका कहां है? उनको यह बात कैसे पता होगी कि भारत का संविधान कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे इस देश में दंगा, सांप्रदायिक, मंदिर मस्जिद की लड़ाई के नाम पर शिक्षा, रोजगार बर्बाद किया जा रहा है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसके हाथ में कलम और किताब है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसने भारत के संविधान का लाभ लिया है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसे पता है कि गलत हो रहा है। और अगर हमें पता है कि गलत हो रहा है, फिर भी हम अगर चुपचाप सब होता हुआ देख रहे हैं, तो माफ करिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। आपने हमें बुलाया, इतने बड़े होटल में ठहराया, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है, क्योंकि कुछ साल पहले यहां ऐसे लोग का ऐसे कार्यक्रम में नहीं कर पाते रहे। आज वो कार्यक्रम हो रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती, और एक और बात कह दूं, नागपुर में हूं तो कुछ जोखिम और उठा लेता हूं। कुछ दिन पहले इसी देश में धार्मिक नाम पर रैलियां निकाली गई थी, और उत्तर प्रदेश और बिहार में धर्म की रैली में तलवार और त्रिशूल लहराते हुए दंगा कराया गया, कर्फ्यू लगा और कई लोगों की हत्या हो गई। चंद हजार लोग सड़कों पर थे। 14 अप्रैल को इस देश ही नहीं, दुनिया में करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर शोभा यात्रा और रैली किए। अखबार में कहीं खबर छपी हो कि अंबेडकर जयंती के दिन एक चींटी भी आहत हो गई हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। यह फर्क है दोनों विचारधाराओं में। और आज इस देश में धर्म संसद के नाम पर आपके सामने कहा जा रहा है, हिंदुओं तुम खतरे में हो, चाकू तेज करो, तलवार तेज करके अपने घर में रखो। आपके यहां और दक्षिण भारत में कई नेता ऐसे बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। और हम आपसे कहने आए हैं कि चाकू तलवार छोड़ो। हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल फावड़ा था, हल की मूठ थी, चमड़ा उतारने वाला हथियार था, खेती किसानी थी। हजारों हजार साल तक उन्होंने वही सब किया, तब जाकर कोई फूले अंबेडकर पेरियार हुआ। हमारे हाथ से कुदाल फावड़ा हटा, कलम और किताब आई। मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाकू तेज करने वालों को चाकू तेज करने दीजिए। इस देश के 90% घरों में कलम तेज करके पहुंचा दीजिए, आइडिया ऑफ इंडिया बन जाएगा, अंबेडकर के सपनों का भारत बन जाएगा। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, भगत सिंह, इन सब में से किसी के हाथ में कोई हथियार इस तरह नहीं था। भगत सिंह से पूछा गया कि आपने बम क्यों फोड़ा? उन्होंने कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और हमारे लोगों ने कलम और किताब से हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल लिख दिया है। माफी के साथ कह रहा हूं, वो मुस्तकबिल अब बर्बाद किया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि पूना पैक्ट कराने वाले डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब गांधी अनशन पर बैठ गए, डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। हमारे लोगों का अधिकार छिन गया। गांधी ने भरोसा दिलाया, हम रिजर्वेशन दे देंगे, आपके लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए नहीं है। फिर यह बात कब समझ में आई? बहुत सालों बाद, जब डॉक्टर अंबेडकर का एक वारिस इसी महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके उत्तर भारत में सामाजिक आंदोलन करता है और जीवन में एक ही किताब लिखता है, चमचा युग,
तब उन्होंने कहा 1932 के बाद इस देश में केवल चमचे पैदा हुए। कांशीराम, और उन कांशीराम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस सभागार में नौजवानों की संख्या कम है, फिर भी जितने हैं मैं उनको एक वाक्य कह रहा हूं। कांशीराम साहब ने लिखा कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। और आज जो सरकारें चल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री हमारे बीच के ही तो हैं, और हमारे ही बच्चों का सौदा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री की कुर्सी बची रहे, करोड़ों रुपया जो वो कमा रहे हैं वो बचा रहे। कोई ईडी सीबीआई उनके घर न भेज दी जाए। महाराष्ट्र के लोगों, अभी बहुत दिन नहीं बीता, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ करके सरकार गिरा दी गई। कहां लोकतंत्र बचा है? जो बोलेगा वो मारा जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में खुलेआम पुलिस की कस्टडी में गोली मारी जा रही है, और वहां पर एक फकीर कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो इसका वास्ता किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं है, यह डिस्क्लेमर है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और दढ़िया बढ़ाए और बरवा मुड़ाए, और दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन नाम रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये कबीर साहब ने किसके लिए कहा था? एक वक्त आएगा जब लोग, हमारे यहां का एक गाना चलता है ना, कि वो कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। और आज आपके लोग अपनी नौकरी बचाने और तमाम चीजों को लेकर के अपने चीजों का सौदा कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इस बात को सच तो बोलना होगा ना भाई, कि आखिर में वो सारी चीजें कौन लोग कर रहे हैं। और उस योगी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलवाई गई, मुकदमा किया गया, और जो शिक्षा मांग रहा है उसको जेल डाला जा रहा है, और जो कांवड़ होने जा रहा है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। इसी दिन रात के लिए आपने इन्हें मुख्यमंत्री चुना या हमने चुना? और जो लोग अब इस मुल्क का निजाम बन के बैठे, उनकी तो बात ही क्या करना। डिग्री तक उनकी सच्ची नहीं है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी मुझे पता नहीं। और इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, ये लोग बहुत मेहनत करते हुए दिखते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि अरे भाई, प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक बार जंगल के जानवरों ने मिलकर बंदर को अपना राजा चुन लिया। मैं भाई साहित्य का विद्यार्थी हूं तो किस्सा कहानी सुना रहा हूं, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बंदरों को राजा चुन लिया। एक शिकारी आया, एक पशु के बच्चे को उठा के लेके भाग गया। वो पशु आकर राजा के सामने कह रहा है कि भाई न्याय करो। कहा क्या हुआ? कहा कि बच्चे को वो उठा ले गया, आपने कहा था आपके राज्य में जुल्म नहीं होगा। बंदर इस डाल से उस डाल कूदना शुरू कर देता है। वो कहती है, वो लोमड़ी कहती है कि भाई मेरे बच्चे को बचाओ। तो बंदर कहता बिल्कुल रुको, अभी मैं मेहनत करता हूं। फिर उस डाल से इस डाल, इस डाल से उस डाल, पूरा कंटिन्यू दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो लोमड़ी पूछती है कि अरे आप न्याय कैसे करोगे? कब बंदर बोलता है न्याय की बात छोड़ो, मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। ये 18 घंटे जागने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को सुलाने के लिए उनका हक अधिकार बेच रहे हैं। केवल यही बात मैं कहने आया हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था जिसमें किसी व्यक्ति की जेब में कितना पैसा है इससे तय नहीं होगा कि उसको शिक्षा मिलेगी कि नहीं। कौन सा व्यक्ति किस जाति का है इससे तय नहीं होगा कि वो आईआईटी तक में पढ़ने चला जाएगा तो भी उसकी जाति के नाम पर दमन और अन्याय सोचा होगा। आप कह रहे हो कि हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस जाति के लोगों को बना दिया। हम कहते हैं नहीं, जाति जनगणना कराओ ताकि हमको ये देखना है कि कितने डीएम, कितने एसपी, कितने ब्यूरोक्रेट, कितने जो है अधिकारी, कर्मचारी, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर एससी एसटी ओबीसी समुदाय से बने।
लेटरल एंट्री एक शब्द है, आप जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। लेटरल एंट्री का मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर जो देश चलाते हैं वो लोग। हमारे यहां एक सोहर गाई जाती है भोजपुरी में कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है। मैं उसको हिंदी में बता रहा हूं आपको। वो सोहर मतलब बच्चा पैदा होने पर खुशी में गाया जाता था, लड़का पैदा होने पर सोहर गाई गई। लड़कियों के पैदा होने पर कोई सोहर इस देश में नहीं गाई गई, क्योंकि लड़कियों को पैदा होने पर तो उनको गर्व ही नहीं होता था। महिलाओं और पुरुषों की गैर बराबरी इतनी, तो हमारे यहां सोहर में क्या गाया गया, हमारा जनाता बबुआ जीएम हुई है, ओ हसे ऊपरा डीएम हुई है नाम, बबुआ हिंद के सिपाही ई तो सीएम हुई है, ओहू से ऊपरा पीएम हुई है ना। इसका अर्थ केवल यह है कि बच्चा पैदा हुआ तो अलग अलग लोग उसे देखने आ रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका ललाट देखकर यह लग रहा है कि ये किसी एसबीआई का जीएम होगा, नहीं भाई किसी जिले का डीएम होगा। तीसरा कह रहा है नहीं नहीं ये सीएम होगा। चौथा कह रहा है कि नहीं ये हिंद का विधाता पीएम बनेगा। मैं एक बात कहने आया हूं कि इस देश में संख्या में गिने जाते हैं कितने डीएम और पीएम और सीएम बनाए गए, और जिन्होंने डीएम पीएम सीएम बनाने का रास्ता भारत का संविधान बनाकर दिया, वैसे डॉक्टर अंबेडकर नंबरों में काउंट नहीं किए जाएंगे। वो अकेले थे, अकेले हैं, और जब तक इस मुल्क में जमहूरियत बची रहेगी डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही रहेंगे। बाकी प्रधानमंत्री तक की कुर्सियां किराए की हैं। इसलिए मैं जाते जाते एक बात कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों का शासन देखना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ये बात संविधान सभा की आखिरी बैठक में किसके लिए लिख कर गए कि हमने राजनीतिक बराबरी तो दे दी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो यह संविधान कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस देश का संविधान कुछ ही दिन बचे हैं केवल कागज का पुलिंदा मात्र रहने से। सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा बेचने से आरक्षण अपने आप खत्म हो गया है। कहां आरक्षण बचा है? और लेटरल एंट्री के जरिए जो डीएम पीएम सीएम के नीचे डीएम बनते थे, जो देश चलाते हैं, 340 लोग पिछले 3 साल में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। उसमें एक भी एससी और एसटी और ओबीसी नहीं है। यह है मनुस्मृति का भारत। हमें भारत के संविधान का भारत चाहिए था, उन्होंने हमारे बच्चों का हक छीन लिया। और आज जाति जनगणना कराकर इस देश में क्यों नहीं यह बताया जाता कि कितने लोग इस देश में किन किन जगहों पर पहुंचे, कितने लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के, महिलाओं के, माइनॉरिटी के सेक्शन के। क्या भारत का नक्शा एक भारत देश बन गया अगर हमने उसके नागरिकों को आजादी के 75 साल बाद भी बराबरी का हक नहीं दिया और हम अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाते हैं? यह तो अपमान है जो इस देश के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग हमारे लोगों का कर रहे हैं। इसलिए जंगल की लकड़ियों को यह समझाया गया कि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तुम्हारे ही बीच का तो है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दे दिया और एक दिन जंगल साफ हो गया। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे और आपकी जाति के लोगों को आगे करके हमारा वोट ले लिया गया। महाराष्ट्र फूले शाहू अंबेडकर की जमीन है, आपका मुख्यमंत्री आज तक क्यों नहीं बन पाया? मानवर कांशीराम क्यों नाराज होकर महाराष्ट्र गए, और जहां गए वहां मानवर कांशीराम की विरासत आज बुलडोजर के सामने डर कर चुपचाप बैठी है। एक आरएसएस 2025 में 100 साल पूरा करने जा रहा है, वो एकजुट रहा और हम बिखरते चले गए। मैंने एक किस्सा पिछले दिनों सुनाया, जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है और तमाम तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, मगर मैं जाते जाते निराश नहीं हूं। मैं जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जब थे तो अकेले थे ना। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा कर दिया गया था, पता है कि नहीं? आगरा में सम्मेलन कराया था और यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता नहीं है। मामूली साजिश इस देश में हुई। जुल्म और अन्याय अत्याचार क्या मामूली हुआ इस देश में? लेकिन हम भी कहते हैं
कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों, तो हमारे पास भी बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार है। हिसाब होगा, और इस बात का हिसाब हम करेंगे कि जिन्हें सत्ता मिली उन्होंने शिक्षा क्यों बेची, रोजगार क्यों बेचा, दमन अन्याय अत्याचार हमारे लोगों पर क्यों होता चला जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। और इसलिए मैं जाते जाते एक बात कहकर के आप सबसे विदा लूंगा कि आपने ये जो जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा है, इस जयंती के जरिए हम दो काम करते हैं। पुरखों का इतिहास बार बार इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब भी हम कमजोर पढ़ें तो हिम्मत मिले कि पुरखे हमारे ऐसे थे। जब हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे तो हम इनकी लाठी गोली जेल से डरने वाले नहीं हैं। ये हिम्मत लेकर के हम वापस उस मिशन आंदोलन को आगे ले चलें। मुझे लगता है कि इस तरह के जयंती के कार्यक्रमों का मकसद ये होना चाहिए। गांव गांव अगर हम नहीं गए और अगर लोगों को जागरूक और शिक्षित नहीं किए तो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कतई नहीं बनेगा। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर, भाई मुझे प्रोफेसरी की वजह से तो आपने सम्मानित नहीं किया। अगर प्रोफेसरी की वजह से, डिग्री की वजह से सम्मानित करना होता तो मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते। लेकिन आपने मुझे सम्मानित किया क्योंकि आपने महसूस किया मैं यहां बैठे अधिकांश लोगों से पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन चूंकि जैसी जगह पर मिल रहा हूं मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं नए लोगों से मिल रहा हूं, क्योंकि ये रिश्ता विचारों का रिश्ता है। आपके भी दिल में जो फूले अंबेडकर पेरियार हैं वही हमारे भी दिल में है। आप जो भारत बनाना चाहते वही भारत हम भी बनाना चाहते, इसलिए हमारा रिश्ता विचारों का रिश्ता है। आपके सम्मान को, आपके इस प्रेम को सर आंखों पर लेकर लौट रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं वो बहुत मुश्किल का काम है। जिन लोगों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं वो बहुत जालिम लोग हैं। उन्होंने गोविंद पंसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश से लेकर के तमाम लोगों की हत्याएं की हैं। वो आज भी हमारे लोगों को सबसे ज्यादा जेल में डाले हुए हैं। भीमा कोरेगांव के नाम पर आज भी लोग जेल में हैं। और आज भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अगर हक मांगो, रहा होगा एक जमाना साहब, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा रहा होगा। आज मेरे अपने विश्वविद्यालयों में तमाम लोग जाति देख करके इंटरव्यू में नंबर दे रहे हैं। नए द्रोणाचार्यों ने आज के एकलव्यों का अंगूठा नहीं काटा, पूरा का पूरा हाथ काट लिया है। अब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलने वाली। चलिए जेएनयू डीयू में आपको दिखाता हूं कि कितने लोगों का इंटरव्यू में नंबर कम दे करके उनको वैकेंसी से बाहर कर दिया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया, और लागू करने के बाद आप क्यों नहीं, इस देश का ओबीसी प्रधानमंत्री यह बात कहता है कि मंडल कमीशन कहता था कि 52% रिजर्वेशन, 52% ओबीसी को होना चाहिए। और अगर तुम ओबीसी प्रधानमंत्री हो तो घोषणा करो कि ईडब्ल्यूएस की अपर लिमिट 50% क्रॉस होने के बाद 50%, 52% रिजर्वेशन हम इस देश की ओबीसी आबादी को देंगे। तुम्हें केवल वोट लेना है, इसलिए झूठ बोलते हो कि मैं तुम्हारी जाति का हूं। जाति के साथ सबसे बड़ा अन्याय, अत्याचार ये हो रहा है। दलित पैंथर मूवमेंट इसी महाराष्ट्र का था, और आजकल कुछ पैंथर उनकी गोद में मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। अगर आंदोलनों का ये हश्र होगा तो मैं फिर से कह के जा रहा हूं, हम अपने पुरखों को इसलिए याद किए कि हमारे पुरखे लायक थे। उन्होंने इतना कुछ किया कि उनके दम पर हम यहां खड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे डर क्यों नहीं लगता। मुझे डर इस बात से जरूर लगता है कि मैं जाता हूं तो लोग पहचान जाते हैं कि ये है वो लड़का जो इतना बोल रहा है। तो जो पहचान कर दिल मिलाता है वो हाथ मिलाता है। जिसको मैं चुभता होऊंगा वो कल को क्या करेगा मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। जान जोखिम में लेकर वो सच बोल रहा हूं जिसको इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि हमारे से ज्यादा जोखिम तो हमारे पुरखों ने उठाया था। और अगर वो ना होते
तो मैं भी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप करके दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपनी मेरिट के दम पर नहीं बन पाया होता। मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था। मेरे पुरखे बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार थे। मगर आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद जब इस मुल्क की आजादी के 100 साल मनाए जाएंगे तो किस रूप में हमें याद करेंगी, ये मैं सोच करके अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां खड़ा हूं। वो पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब तुम थे तो तुम्हारा बैंक सरकारी था, जब तुम थे तो तुम्हारी नौकरी सरकारी थी, जब तुम थे तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सरकारी थे, बिना फीस दिए भी तुम पढ़ लिए और अच्छी डिग्री पा गए। जब तुम थे तो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द था, जब तुम थे तो भारत का संविधान लागू था, जब तुम थे तो मंडल कमीशन लागू था। और तुमने हमें कौन सा भारत सौंपा है? सांप्रदायिक दंगे का भारत, सरकारी चीजों के निजी हाथों में बेच दिए जाने का भारत, हमारी नौकरियों के श्रमिक और मजदूर बना दिए जाने का भारत, और सस्ता मजदूर व्यापारी का गुलाम बन गया, हमारे हक अधिकार छीन लिए गए। तुम हमें कौन सा भारत सौंप करके गए हो? आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें, हम पर शर्म न करें। इसलिए मैं अपने हिस्से की लड़ाई केवल इसलिए लड़ रहा हूं कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी जंगल पर, बाकी जानवर हंस रहे थे कि इतनी बड़ी आग तुम्हारी चोंच के पानी से कैसे बुझेगी। उस चिड़िया का जवाब ही मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा कि जब भारत का संविधान तार तार किया जा रहा था, जब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा था, जब रोज हिंदू मुस्लिम का दंगा का माहौल बनाया जा रहा था, जब आपके ऊपर झूठे मुकदमे जेल में भेजे जा रहे थे, जब आपके श्रमिक और मजदूरों के कानून छीने जा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तब मेरा नाम उस आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।